बताएं। सर ये डिस्कस कर लिया हुआ था। हाँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था और इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ये सारी ट्रू हैं। ठीक है, ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने दे ताकि फिर मैं आगे मूव करूँगा फिर। ओके जी, सो सर एक बार दोबारा रिव्यू दे दें क्वेश्चन 1 का। ओके, ठीक है। So students, I welcome you all to this 8th lecture of not object-oriented programming, बल्कि data structures. So in this lecture, first we will discuss the first assignment of this course, and then we will move towards our another topic which is related to stack. Stack is another data structure, and we will discuss it in detail after some time. Okay, so this is the question number 1 of your first assignment. यहाँ आपने करना क्या था कि you have to apply the mathematical formulation of theta notation, और आपने ये बताना था कि ये true हैं या false हैं। अगर true है तो क्यों है, अगर false है तो क्यों है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, सो आई थिंक इसके साथ okay, so the first question is that 3n square plus 2n plus 7 is or belongs to order n cube. तो पहले इस चीज को समझिए ना कि मतलब इसका मतलब क्या है कि दिस ऑर्डर n क्यूब और दिस n क्यूब इज द अपर बाउंड फॉर दिस फंक्शन। तो दिस इज आवर एफ ऑफ n, और ये जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन के अंदर हमने मेंशन की है ये क्या है, दिस इज आवर g ऑफ n। ठीक है, तो ऑर्डर n क्यूब की जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है, वो अप्लाई कर दें इधर, तो आपके पास क्या बनेगा, 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 7 इज लेस देन और इक्वल टू c2 g ऑफ n इज n क्यूब। तो हमने क्या कहा था कि आपने चूंकि C2 की वैल्यू डिटरमिन करनी है बाय सॉल्विंग दिस इनइक्वालिटी, तो इस इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं, n क्यूब पे डिवाइड करें दोनों साइड पे, तो आपके पास C2 विल बी लेस देन और इक्वल टू 3n स्क्वायर डिवाइड बाय n क्यूब इज व्हाट, 3 डिवाइड बाय n प्लस 2 डिवाइड बाय n स्क्वायर प्लस 7 डिवाइड बाय n क्यूब। आपके पास ये वैल्यू इस तरह कोई इसकी जब आप हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा। अब हमने कहा था कि हम n की वैल्यू बहुत लार्ज लेते हैं, तो यू कैन एज्यूम दैट n टेंड्स टू इंफिनिटी, एंड व्हेनेवर यू टेक दिस n वेरी लार्ज, so all these terms will become what, become zero. So you can take C2 greater than or equal to 0। लेकिन मैथमेटिकल इसकी जो डेफिनेशन थी, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑर्डर n क्यूब की या थीटा g ऑफ n की, तो उसमें हमने ये देखा था कि C1 और C2 आपके पास पॉजिटिव कांस्टेंट होने चाहिए। पॉजिटिव कांस्टेंट का मतलब है ग्रेटर देन 0। तो यू कैन नॉट टेक दिस C2 इक्वल टू 0। 0 के अलावा आप कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग C2 इक्वल टू 1। तो जब आप C2 इक्वल टू 1 करेंगे तो ये टर्म, ये जो लेफ्ट राइट साइड का जो टर्म है ये क्या बन जाएगा, C2 इक्वल टू 1 है, तो दिस विल बिकम n क्यूब। सो n क्यूब इज लेस देन और इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 7। So जाहिर सी बात है, दिस इज n क्यूब एंड दिस इज व्हाट, दिस इज स्क्वायर, दिस इज क्वाड्रेटिक फंक्शन, दिस इज क्यूबिक फंक्शन, एंड क्यूबिक फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो ये हमेशा n क्यूब इसका अपर बाउंड ही रहेगा फॉर C2 इक्वल टू 1 और फॉर C2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मीन्स के इसकी C2 की जो वैल्यू है ये रेंज ऑफ वैल्यूज हैं, तो आप 0 और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो इन ब्रैकेट्स का मतलब ये है कि दीज एंड वैल्यूज या बाउंड्री वैल्यूज आर एक्सक्लूडेड। ठीक है, और इसके दरमियान जो भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं आप उनको मतलब C2 को साइन कर सकते हैं।
So this is true. N cube plus 20n minus 7000. So n cube, this one, n cube plus 20n plus minus 7000, sorry, minus 7000 belongs to sigma n. So sigma n is the lower bound for this, and you can easily determine value of C1 by solving which inequality? C1n is but less than or equal to n cube plus 20n minus 7000. तो इस इनइक्वालिटी को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास C1 की एक वैल्यू आएगी, और C1 की उस वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो है, या आपके पास ये जो सिग्मा ओमेगा के अंदर ये जो फंक्शन है n जी ऑफ n, तो ये हमेशा लोअर बाउंड ही रहेगा हमारे इस फंक्शन के लिए n क्यूब प्लस 20n माइनस 7000। और इसी तरह बाकी जो क्वेश्चन हैं ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी ट्रू हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ व्हाट थीटा नोटेशन। ठीक है सर जी सर वो ना मैं पहले दूसरे सेक्शन में था सर सारिम बेग के, तो जी क्लैश की वजह से ना मैं फिर इधर आ गया। तो जी पहले 2 लेक्चर जो ना सर ने उधर स्टैक पढ़ाया था, जी तो आप यहाँ पे वो पढ़ा रहे थे सिम्प्लिसिटी नोटेशन इस तरह कुछ, तो जी वो जी इधर आके मुझे ना समझ नहीं था आ रहा जी जी जब आप तीसरे लेक्चर पे थे। जी मैंने लेक्चर लिए यूट्यूब से, तब भी मुझे इतना समझ नहीं आया ये वाला जी टॉपिक सिम्प्लिसिटी नोटेशन। जी जी। तो इसके लिए मैं कोई लेक्चर में रिकमेंड कर दें आप। तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, अच्छा वो कुछ लेक्चर पहले 2 लेक्चर्स हमने वो लिए थे ना ऑफलाइन मीन्स के ऑन कैंपस, तो इस वजह से आप ये मिस कर दिया आपने। जी सर। तो आप ये काम कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो मुझे ईमेल कर दें, तो मैं अलग से एक सेशन क्रिएट कर दूंगा, तो वहाँ पर हम सर नहीं, लेकिन फर्स्ट 2 लेक्चर जो थे उसमें तो आपने कुछ खास कराया भी नहीं था। सिर्फ जो सेकंड लेक्चर था उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का थोड़ा सा कराया था। लिंक लिस्ट के सारे लेक्चर्स आपके रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं। नहीं, वो एसिम्प्टोटिक ये कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं ना, एसिम्प्टोटिक नोटेशन, और हाँ कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डिटरमिन करते हैं किसी एल्गोरिथम की, तो उसी की बात कर रहे हैं। जी सर, ओके सर, थैंक्स, मैं तो ईमेल कर हाँ दूंगा अगर मसला हो। ठीक है। सर एक और और लिंक, चीज, जी जी, आपका लेक्चर डाउनलोड नहीं होते, तो अच्छा जब तो ठीक है, जब आप लिंक, उसमें मुझे आइडिया हो गया, उसमें कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, तो सर मैंने वो फर्स्ट आप जब वीडियो जी लिंक शेयर करेंगे ना, आप जब आपको ड्राइव का लिंक आता है, मेल पे मेल आती है जी आपको, जी जी तो आप एनयू डोमेन में चेंज करके उस लिंक को हमें एडिटर का ऑप्शन दे दिया करें। आपने सिर्फ व्यू नहीं का नहीं, एडिटर की ऑप्शन के बगैर भी काम हो सकता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, मुझे पता है कि सेटिंग में चेंजेस कहाँ करनी है। ठीक है, तो मैं कर लूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ऑप्शन सही। ओके, वो मैंने फर्स्ट वीडियो के लिए इस तरह किया था, और मुझे और लास्ट वाली मैं भी नहीं हो रही थी। हाँ मैंने एज्यूम किया था कि वो ये सेटिंग सारे वीडियोस पे अप्लाई होगा, लेकिन वो मेरे ख्याल से इस तरह नहीं हो रहा, मुझे चेक करना पड़ेगा दोबारा, मैं कर लूंगा। सो आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली पे। ठीक है, ओके सो ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, और इसमें आपने करना क्या था कि फॉर्मुलेट एफ ऑफ एन एंड देन कंप्यूट बिग ओ ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट्स। तो आप लोगों ने क्या करना था, इसके लिए एफ ऑफ एन कंप्यूट करना था, और उसके अलावा फिर आपने बिग ओ नोटेशन में इसको रिप्रेजेंट करना था, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी इन एल्गोरिथम्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जनाब आते हैं इस पार्ट ए की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। स्टूडेंट्स मुझे बताएं कि आप लोगों ने इसका क्या निकाला है, ऑर्डर में क्या आता है बिग ओ एन में? बिग एन ओके, और ये ठीक है कि गलत है? मेरे हिसाब से तो ठीक है। ओके, ठीक है। तो बाकियों के हिसाब से एन लॉग एन है। एन लॉग एन है, एक ये हो गया, एक हो गया एन लॉग एन हो गया जी। थर्ड आंसर जी, एनी अदर? किसी ने ऑर्डर एन स्क्वायर लिखा है? किसी ने ऑर्डर लॉग एन लिखा है? किसी ने ऑर्डर लॉग एन
स्क्वायर लिखा है, लॉग पे स्क्वायर है नहीं। तो जाहिर सी बात है ना, ये जितनी भी हमने इधर मैंने इधर मेंशन किए हैं तो इसमें एक ही ठीक होगा, सारे तो ठीक हो ही नहीं सकते। तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या आता है। तो स्टूडेंट्स पहले ही जो है ना इस आउटर लूप को देखें। इस आउटर लूप में हम क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू 1 को आई को इनिशियलाइज कर रहे हैं 1 से आई इज लेस देन n कर रहे हैं, और फिर i इक्वल टू आई एन टू 3 कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास n की वैल्यू 9 है तो ये लूप कितनी बार इसकी एग्जीक्यूशन होगी, कितनी बार एग्जीक्यूट होगी ये लूप। i की वैल्यू 1 के लिए, i की वैल्यू 3 के लिए, और i की वैल्यू जब 9 हो जाएगी तो इसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी। तो i की वैल्यू 1 और 3 के लिए ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। तो इसका मतलब है कि कितनी आइट्रेशन होंगी जब इनकी वैल्यू 9 हो, जस्ट 2 आइट्रेशन। सिमिलरली अगर इनकी वैल्यू आप रखें 27 तो 27 i की वैल्यू 1 के लिए ये लूप एग्जीक्यूट होगा, i की वैल्यू 3 के लिए। जाहिर सी बात है ना, क्योंकि 3 टाइम्स आगे बढ़ा रहे हैं, शिफ्ट जो हम दे रहे हैं वो 3 टाइम्स शिफ्ट दे रहे हैं। फिर i की वैल्यू 9 हो जाएगी, 9 के लिए ये इसकी एग्जीक्यूशन होगी, और जब i की वैल्यू 27 हो जाएगी तो यहाँ पे हमारा ये लूप जो है ये ब्रेक कर जाएगा और इसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कंडीशन है वो क्या है, i इज लेस देन n है। ठीक है, i की वैल्यू 27 इज लेस देन 27, सो दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ पर आपकी लूप की जो आइट्रेशंस हैं वो कितनी है, 3 है। इन अदर वर्ड्स हम i को शिफ्ट करने 3 टाइम्स, तो अज्यूम करें कि जब हम n इंसर्ट करेंगे ना, जाहिर सी बात है n एज इनपुट देंगे कि इतनी बार इस लूप में एग्जीक्यूट होना है, तो अज्यूम करें कि n इज द मल्टीपल ऑफ व्हाट, मल्टीपल ऑफ 3। तो वो इजीली हम डिवाइड कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, तो n इज द मल्टीपल ऑफ 3 को इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में 3 रेज टू पावर k, वेयर k इज इक्वल टू व्हाट, 0 1 2 अप टू सो ऑन। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इसका मतलब जस्ट ये है कि n अज्यूम करें कि n हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 में है, 3 के मल्टीपल में है, मीन्स के n की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, ठीक है, 0 के अलावा 3 हो सकती है, 9 हो सकती है, 27 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके अंदर इसके दरमियान भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें अगर हमारे पास ये कंडीशन है तो वो ठीक है, ये वो फुलफिल करता है ये कंडीशन कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है और 3 के नीचे है तो वो भी हम देख सकते हैं। लेकिन जस्ट टू मेक आवर मैथमेटिक्स सिंपल, आवर assumption इज कि n इज मल्टीपल ऑफ 3 है और हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 रेज टू पावर k। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखें कि एक हम बनाते हैं, लेट्स सपोज इस तरह एक टेबल बनाते हैं, इसकी वैल्यू मैं k रखता हूं और इसकी वैल्यू लेट्स सपोज 3 रेज टू पावर k n की वैल्यू है, और नंबर ऑफ आइट्रेशंस, यहाँ पे मैं आइट्रेशंस मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर 3 k की वैल्यू 0 है तो 3 रेज टू पावर 0 इज 1, और आइट्रेशन नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी होंगी, 0 होंगे। क्यों? क्योंकि 0 इज व्हाट, 3 रेज टू पावर 0 इज 1, 0 इज लेस देन व्हाट, i की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी ना, तो 1 इज लेस देन 1, n की वैल्यू भी 1 है, i की वैल्यू भी 1 होगी, तो 1 इज लेस देन 1, तो ये इसके लिए आइट्रेशन 0, नंबर ऑफ आइट्रेशन 0 होगा। सिमिलरली अगर आपके पास k की वैल्यू 1 है तो 3 रेज टू पावर k, n की वैल्यू हम अज्यूम करते हैं कि अगर आपके पास n की वैल्यू 3 है तो नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितने होंगे, एक ही आइट्रेशन होगी। ये चीज समझ में आ रही है बात स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। ओके, सो अज्यूम करें कि अगर आपके पास k की वैल्यू 2 है तो नंबर n की वैल्यू क्या होगी, 3 रेज टू पावर 2 विच इज व्हाट, 9, और नंबर ऑफ आइट्रेशंस जब n की वैल्यू 9 हो तो नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी होती है, 1 एंड 2। समझ में आ रही है बात? ठीक है, सिमिलरली अगर k की वैल्यू 3 है तो 3 रेज टू पावर 3 इज 27, और नंबर ऑफ आइट्रेशन इसमें 3 होंगे। हम इधर देख चुके हैं कि नंबर ऑफ आइट्रेशन इधर 3 होंगे, i की वैल्यू 1 के लिए, i की वैल्यू 3 के लिए, एंड i की वैल्यू 9 के लिए, एंड
i की वैल्यू 27 जब हो जाएगी तो ये लूप जो है ब्रेक कर जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसको k रखते हैं तो n की वैल्यू 3 रेज़ टू पावर k हो जाएगी और नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितने होंगे, k होंगे। ये देखें ना, नंबर ऑफ आइट्रेशन k क्यों है, अगर इधर 1 है तो इधर भी 1 है, इधर 2 है तो इधर भी 2 है, 3 है तो इधर भी 3 है, इधर k है तो इधर k होना चाहिए। और n की वैल्यू क्या होगी, अगर आपके पास n इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर k है तो नंबर ऑफ आइट्रेशंस फर्स्ट आउटर लूप की आइट्रेशंस कितनी होंगी, k आइट्रेशंस होंगी। समझ में आ रही बात, k आइट्रेशंस। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब हम देखते हैं इनर लूप को। इनर लूप कहां से कहां एग्जीक्यूट हो रहा है, फॉर इनर लूप को देखें कि फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन i एंड j प्लस प्लस हम कर रहे हैं और इधर काउंट प्लस प्लस हम कर रहे हैं। इस लूप पे, इस इनर लूप पे गौर करें जरा, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, अगर इसको समेशन साइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये स्टार्ट हो रहा है j इक्वल टू व्हाट, j इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 i तक जा रहा है ये, और अंदर जो हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं एक ही ऑपरेशन है और इधर मैं एक लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, सो दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फॉर लूप। इस फॉर लूप को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, मेरा f ऑफ n क्या बनेगा, ये तो इनर लूप है, आउटर लूप कहां से कहां तक जा रहा है, i इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है और k तक जा रहा है। नंबर ऑफ आइटरेशंस कितनी है, k है, और k हम इधर डिटरमाइन कर चुके हैं कि k क्या है। समझ में आ रही बात? अब इस चीज को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले इस समेशन साइन को सॉल्व करें। जब आप 1 को ऐड करेंगे i टाइम्स तो क्या आएगा, दिस विल बिकम्स i। ठीक है ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितनी बार, i टाइम्स 1 को ऐड कर रहे हैं तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, i। 10 बार एक को ऐड करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 तो रिजल्ट क्या आएगा, जी 10 टाइम्स 1 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 10 ही आएगा ना। यस एग्जैक्टली। सिमिलरली i टाइम्स 1 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, i ही आएगा। सो दिस विल बिकम i इक्वल टू 0 अप टू k इनटू i। इससे जो रिजल्ट आया है दिस इज इक्विवेलेंट टू i, मैंने इधर i मेंशन किया। अब इसको हम करेंगे कंप्यूट तो हमारा f ऑफ n जो बनेगा, f ऑफ n विल बी इक्वल टू व्हाट, i इक्वल टू 0 अप टू k और i ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, i की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1, फिर 2, फिर 3 प्लस अप टू व्हाट, अप टू k। सो दिस इज अरिथमेटिक सीरीज, और अरिथमेटिक सीरीज का सम क्या आता है, अगर k i इक्वल टू 0 अप टू k है तो दिस विल बी इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इस तरह आएगा ना आपके पास, इधर से इधर तक हो। अगर 0 भी साथ है तो 0 भी, अगर इसकी सम कंप्यूट करें तो अगेन ये 0 ऐड कर रहे हैं तो k इज इक्वल टू, सो सम इसका क्या आएगा, k इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाई 2। समझ में आ रही बात? तो यहाँ इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ रिजल्ट आएगा हमारे पास k इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाय 2। समझ में आ रही बात? तो स्टूडेंट्स हमारे पास f ऑफ n आ गया k स्क्वेयर प्लस k एंड डिवाइड बाय 2। अब यहाँ तक क्लियर है? ऐसा स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट जिसको ये क्लियर ना हो तो आई थिंक सारों को क्लियर होगा कि ये किस तरह है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर अगर आउटर लूप अगर हम कहें कि ये लॉग 3n टाइम्स चल रहा है तो उसकी तरफ आते हैं। ठीक है। ठीक है, तो जनाब हमने ये कहा कि हमारा f ऑफ n जो है वो k स्क्वायर प्लस k डिवाइड बाय 2 टाइम चल रहा है। इसमें अब मसला ये है कि यहाँ f ऑफ n हमारा जो फंक्शन है वो n का फंक्शन है,
क्योंकि अगर आप उस एल्गोरिथम को देखेंगे जो कोड सेगमेंट है उसमें आप n यूज कर रहे हैं, तो इन टर्म्स ऑफ n ये तो कांस्टेंट फंक्शन बन गया ना, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, k को इन टर्म ऑफ n रिप्रेजेंट करना होगा। और k की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या थी, n इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर k हमने कंसिडर की थी ना, एज्यूम की थी ये वैल्यू n इक्वल टू 3 रेज टू पावर k। तो k की वैल्यू क्या होगी, इस चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, k की वैल्यू निकालें। तो अगर हम log ले रहे हैं दोनों साइड्स पे, log ऑफ n विद बेस 3, बेस 3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने इस 3 को खत्म करना है, बिकॉज दिस इज द बेस, दिस इज द पावर, दिस इज द बेस। सो यहाँ पे अगर हम इस तरह लेते हैं log ऑफ 3 टू द पावर k विद बेस 3, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे log ऑफ n विद बेस 3 इज इक्वल टू log की प्रॉपर्टी ये है कि जो पावर में जो वैल्यू होती है वो इधर आ जाएगी, तो k इंटू log ऑफ 3 विद बेस 3, तो log ऑफ 3 विद बेस 3 इज इक्वल टू 1। अब कोई भी log ले ले, log ऑफ 100 विद बेस 100, तो ये इसकी वैल्यू 1 होगी। या log ऑफ अगर 1 है आपके पास, log ऑफ 10 है विद बेस 10 करें तो दिस विल बी इक्वल टू 1। log ऑफ 2 विद बेस 2 करें, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 1। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 1। इसका मतलब ये है कि अगर 2 के ऊपर 1 का पावर ले लें तो ये 2 के इक्वल होगा, का मतलब यही है। 10 के ऊपर किस चीज का पावर लें कि इसकी 10 की इक्वल आ जाए, तो 1 का पावर लेंगे ना, तो दैट्स व्हाई log ऑफ 10 विद बेस 10 इक्वल टू 1। ठीक है, तो दैट्स व्हाई log ऑफ 3 विद बेस 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास जो k की वैल्यू आ गई, वो k की वैल्यू क्या है, k इज इक्वल टू log ऑफ n विद बेस 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि k की वैल्यू उधर पुट करके देखें, तो f ऑफ n विल बी इक्वल टू log ऑफ n विद बेस 3 होल रेज टू पावर 2 प्लस log ऑफ n विद बेस 3 एंड डिवाइड बाय 2, मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, हम अब क्या करेंगे कि लोअर ऑर्डर टर्म्स और कॉन्स्टेंट्स को डिस्कार्ड करेंगे, सो वी कैन से कि f ऑफ n बिलोंग्स टू ऑर्डर log ऑफ 3 विद बेस n होल रेज टू पावर 2, या इसको आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑर्डर log ऑफ n विद बेस 3 और log के ऊपर स्क्वायर ले लें। ठीक है, log के ऊपर स्क्वायर ले लें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स याद रखें कि log के ऊपर आप स्क्वायर लेते हैं और ये जो n की, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, log ऑफ n क्यूब स्क्वायर और log स्क्वायर n विद बेस 3 ये दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास f ऑफ n जो है ये बिलोंग करता है, दिस इज ऑर्डर log स्क्वायर n विद बेस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसकी वजह भी ये है कि देखें log ऑफ 100 विद बेस 10 इज इक्वल टू व्हाट, 2। 10 के ऊपर अगर 10 के ऊपर 2 का पावर ले लें तो ये 100 की इक्वल आ जाएगा। ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, ये और ये 2 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 100। ठीक है, log ऑफ 1000 विद बेस 10 इज इक्वल टू 3, इसका क्या मतलब है कि 10 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1000। ठीक है, फिर जब हम ये काम करते हैं कि log ऑफ 1000 विद बेस 10 और इधर स्क्वायर लेते हैं या इधर स्क्वायर लेते हैं, तो ये किस चीज की इक्वल है, ये 3 की इक्वल है ना, तो 3 स्क्वायर का मतलब है 9। ठीक है, और अगर 1000 के ऊपर स्क्वायर आ जाए, अगर इस तरह आ जाए log 1000 स्क्वायर विद बेस 10, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 इधर आएगा, तो 2 log ऑफ 1000 विद बेस 10, 2 into log of 1000 with base 10 is 3, which is equal to 3 into 2 is what, 6। तो यहाँ वैल्यू 9 आ रही है, यहाँ 6 आ रही है, तो दैट्स व्हाई इन दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ ये हमारे पास ये सोल्यूशन ये आ रहा है। ठीक है, तो आवाज आ रही है आप लोगों को, सही आ रही है आवाज? यस सर। जी सर।
Okay, so this was the solution of first question. सेकंड क्वेश्चन की तरफ अगर हम आ जाएं तो सेकंड क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं कि इधर हमारे पास नेस्टेड लूप्स हैं, 3 लूप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट लूप कहाँ से, ये जो सबसे इनर मोस्ट जो वो है लूप है वो k इक्वल टू 1 से लेके j तक जा रहा है और इसके अंदर हम कॉन्स्टेंट्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये जो सेकंड नेस्टेड लूप है ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, j इक्वल टू 1 से लेके i तक, और ये जो आउटर लूप है ये i इक्वल टू 1 से लेके n तक जा रहा है। तो k से j तक मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि k इक्वल टू 1 अप टू j, और इसके बाद जो बाहर का जो लूप है मीन्स के ये जो सेकंड इनर लूप है, सॉरी फर्स्ट इनर लूप, वो कहाँ से कहाँ तक है, j इक्वल टू 1 से लेके i तक है, और सबसे जो बाहर वाला आउटर मोस्ट लूप है वो i इक्वल टू 1 से लेके n तक है, और इसको मैं कहता हूँ कि दिस इज माय f ऑफ n। तो आप इस चीज़ को सॉल्व करें तो आपके पास जो आएगा रिजल्ट वो क्या होगा, वो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस फंक्शन की। जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। ये वही एग्जांपल है k इक्वल टू 1 अप टू j टाइम 1 को ऐड कर रहे हैं तो दिस विल बिकम j, तो j इक्वल टू 1 अप टू i और i इक्वल टू 1 अप टू n, दिस इज f ऑफ n, ओके। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, दिस विल बिकम व्हाट, अगेन अरिथमेटिक सीरीज है तो i इक्वल टू 1 अप टू n, दिस विल बी इक्वल टू i इंटू i प्लस 1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे जो है i हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये अगेन ये क्या आएगा, समेशन अब i इक्वल टू 1 अप टू n, इसको स्प्लिट करें तो i स्क्वायर 1 बाई 2 कॉमन ले लें तो i स्क्वायर आएगा प्लस i इक्वल टू 1 अप टू n i, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे i इक्वल टू 1 अप टू n n स्क्वायर, तो ये आएगा 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाय 6, इससे ये आएगा, ठीक है, i स्क्वायर, ये कंप्यूट करके देख सकते हैं आप, प्लस i इक्वल टू 1 अप टू n i ऐड करें तो दिस विल बी इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। इस पर डिस्कशन हम कर भी चुके हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करके देखें तो आपके पास जो हायर ऑर्डर टर्म है वो क्या है, n क्यूब है। आप बाकी लोअर ऑर्डर टर्म्स को और कॉन्स्टेंट्स को डिस्कार्ड कर देंगे, यू विल सी कि दिस बिलोंग्स टू ऑर्डर n क्यूब, ठीक है जी। ये क्लियर है आप लोगों को? सर मैंने ना कल सर स्टार को मेल की थी और उन्होंने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट ए है ना, उन्होंने मुझे उसका बताया था कि बिग ओ एन है उसका आंसर। जी वो मैंने उनके साथ मैंने सोल्यूशन शेयर नहीं किया था, तो मैं उनको बता देता हूँ। उन्होंने ये अज्यूम किया होगा जो इनर लूप है वो एन टाइम तक चल रहा है, जो कि हालांकि इस तरह नहीं है, ठीक है। तो मैं उनके साथ, और वो दोबारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है वो सारों का चेक कर देगा दोबारा, ठीक है जी। तो ये चीज क्लियर है आप लोग? ओके गुड, सो आई अज्यूम दैट दिस इज क्लियर नो। अब आते हैं जनाब ये थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में आपने यही काम करना था। पार्ट ए के उन्होंने मार्क्स अपडेट कर दिए थे, दोबारा रीड भेजी थी। सही, ठीक है। तो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें तो दिस इज दी सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम है, और इसमें आप लोगों ने यही हाफ एन डिटरमाइन करना था और फिर बिग ओ नोटेशन में उसको रिप्रेजेंट करना था। तो स्टूडेंट्स अगर इधर हम जस्ट और करें तो आपका सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो इधर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस फॉर लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फाइंड स्मॉलेस्ट एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ये वही फंक्शन है फाइंड स्मॉलेस्ट, और इसके अंदर अगर देखें तो हम एक फॉर लूप लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन की जगह मैं ये काम कर सकता हूँ ना कि इस कोड को उठा के अगर इधर मैं प्लेस कर दूं इस फाइंड स्मॉलेस्ट की जगह, तो सिलेक्शन सॉर्ट का जो कोड है वो क्या बन जाएगा जी, बन जाएगा जनाब ये, इसमें 2 नेस्टेड लूप्स आ जाएंगे,
और जहाँ पे दो नेस्टेड लूप्स आते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये फर्स्ट लूप कहाँ से कहाँ तक एग्जीक्यूट हो रहा है, ये मीन्स के n-1 टाइम, 0 से लेके n-1 मीन्स के n टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी एक फॉर लूप है, ठीक है, और ये इंडेक्स i से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है। तो इसका मतलब है कि दोनों जो लूप्स हैं वो n टाइम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, चूंकि ये नेस्टेड लूप्स बन जाएंगे तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो ऑर्डर n² आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी आपकी असाइनमेंट। अगर इस तरह कोई क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं एग्जाम में तो फिर यही ट्रिक्स वगैरह सर ये अप्लाई करें जो सिलेक्शन मैंने स्लॉट का आपको सर थोड़ा दी बता हैं। दें। सर इसमें एक क्वेश्चन है सर मेरा। जी क्वेश्चन क्या है आपका? सर इसमें सर ये क्वेश्चन है कि सर जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो सर फंक्शन में भी तो सर लूप है ना? जी एक लूप ये है ना और एक यस सर। लूप ये है फाइंड स्मॉलेस्ट, तो ये नेस्टेड लूप्स बन जाएंगे। तो एक चीज देखें, मीन्स कि अगर आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं ना, सिलेक्शन सॉर्ट को कॉल करते हैं तो एक ये फॉर लूप है, ठीक है, जो 0 से लेके n-1 तक चल रहा है और इसके अंदर फाइंड मिनिमम जो है ना, मिनिमम इंडेक्स, ये फंक्शन कॉल करते हैं तो इस फंक्शन के अंदर फॉर लूप लगा हुआ है जो कि n टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये देखें, ये आपके पास दो नेस्टेड लूप्स बन जाएंगे और n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर n² आएगी आपके पास, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो समझ आ रही बात? यस ठीक है सर जी। यस सर समझ आ गई। ओके गुड। सो ये थी आप लोग की असाइनमेंट और अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स और अनदर टॉपिक जो कि क्या है, एक अनदर डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। तो मुझे बताएं कि स्टैक के बारे में आपने सुना है कभी? व्हाट इज स्टैक? जी लैंग्वेज में पढ़ा था। okay. So we can say कि stack is a data structure जी। ये देखें इसके अंदर ये इसी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा देते हैं तो एक और किस्म की जो डेटा स्ट्रक्चर है वो बन जाता है। फॉर एग्जांपल ये देखें ना, सिंगली लिंक लिस्ट में हमने क्या किया था कि हमारे पास जस्ट फॉरवर्ड पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है। फिर हमने डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या किया कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हमारे पास दो पॉइंटर्स होते हैं, एक फॉरवर्ड और एक प्रीवियस पॉइंटर, ठीक है। तो फिर सर्कुलर लिंक लिस्ट में हमने ये कहा था कि जो लास्ट नोड है ये फर्स्ट नोड के साथ कनेक्टेड होगा, इस तरह। तो सिमिलरली यहाँ हम क्या करते हैं कि स्टैक के अंदर, स्टैक भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसकी कुछ लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। पहले इसको समझने की कोशिश करें कि स्टैक है क्या चीज, फिर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएंगे। तो स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच the elements are data is added or removed only from one end, ठीक है। स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम क्या करते हैं कि एलिमेंट्स को जस्ट एक ही एंड से या रिमूव करते हैं या ऐड करते हैं। तो एक ही एंड से रिमूव और ऐड करने से मुराद ये है कि आपके पास एक साइड होगा या एक ही एंड होगा जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, एलिमेंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं या डेटा ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। एज्यूम करें कि आपके पास एक एरे है, ठीक है, आपके पास एक एरे है और लेट्स सपोज इसको मैं कहता हूं कि दिस इज माय लिस्ट, ठीक है। 0 1 2 अप टू इसका साइज लेट्स सपोज 10 है। जाहिर सी बात है ये चूंकि एरे है तो एरे नेम इज अ कांस्टेंट पॉइंटर हमने कहा था एंड विच विल ऑलवेज पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस एरे।
अब ये देखें, इस एरे के ऊपर अगर हम ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दें, इस एरे के ऊपर अगर हम ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दें कि इसके टॉप पे हम जस्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। मींस के अगर आपका इंडेक्स, लेट्स सपोज एक इंडेक्स है जिसको मैं नाम देता हूं टॉप, एक इंडेक्स है, इनिशियली इसकी वैल्यू 0 है। जाहिर सी बात है जब आपका लिस्ट एम्प्टी होगा तो टॉप की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे ना। तो टॉप की वैल्यू अगर 0 है तो आप पहले वैल्यू इधर इंसर्ट करेंगे, ठीक है, फिर इधर इंसर्ट करेंगे। अब स्टैक की ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये है कि इसी डायरेक्शन में आप ऐड कर सकते हैं और फिर इस डायरेक्शन में आप रिमूव करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप इधर एलिमेंट ऐड करें और ऊपर जंप करके इधर ऐड कर दें, नहीं, जंपिंग वगैरह आप इधर नहीं होगी, आप एक ही डायरेक्शन में ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके किचन में जो प्लेट्स वगैरह पड़े होते हैं, दिस इज एक प्लेट है, दिस इज अनदर प्लेट, दिस इज अनदर प्लेट एंड दिस इज अनदर प्लेट। तो आप क्या करते हैं, जब आप अपने लिए प्लेट यूज करते हैं तो ये फर्स्ट इस प्लेट को उठाते हैं, फिर इस प्लेट को उठाते हैं, फिर इसको, फिर इसको उठाते हैं, ठीक है ना। दरमियान में से करेंगे, उठाएंगे, खींचेंगे तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी है कि सारे गिर जाएं। तो फिर क्या होगा, आपको पता है कि अम्मी आपके साथ क्या करेगी, यू नो वेल, ओके। सो होगा क्या, इस पे हमने इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि अगर आपने टेबल पे रखने हैं प्लेट्स, ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में फर्स्ट, फिर सेकंड प्लेट, फिर थर्ड प्लेट एंड देन फोर्थ एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये ऐड कर रहे हैं आप, इन अदर वर्ड्स प्लेट को आप कंसीडर करें कि ये डेटा है, तो आप किस डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं, आप 1 बाय 1 ऐड कर रहे हैं। रिमूव करेंगे एलिमेंट्स को तो पहले इस एलिमेंट को रिमूव करेंगे, फिर इस एलिमेंट को रिमूव करेंगे, फिर इसको और फिर इसको, ठीक है। तो जस्ट हमारे पास क्या है, एडिशन है, ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं एलिमेंट्स को फ्रॉम दी व्हाट, फ्रॉम दी स्टैक। ये समझ में आ गई ये बात, ठीक है। क्या कर सकते हैं, जस्ट एडिशन, ऐड कर सकते हैं एलिमेंट्स और रिमूव कर सकते हैं ओनली फ्रॉम व्हाट, वन एंड, एक ही एंड से आप रिमूव कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। जी कोई इशू? नो सर। ओके, सो अगर हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे, लेट्स सपोज हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं यूजिंग डायनामिक एरे, ठीक है, हमारे पास डायनामिक एरे है और उसी के थ्रू हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो होगा क्या कि इनिशियली जब स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल क्लास, और इसके अंदर ये मेरे पास है स्टैक डेटा, एक क्लास बना रहा हूँ। तो हमने जिस तरह कहा था कि आप एक ही डायरेक्शन में इंसर्ट, रिमूव, ऐड वगैरह कर सकते हैं, तो हमारे पास एक इंडेक्स होना चाहिए जिसके थ्रू हम क्या करें, आइट्रेट करें इसी स्टैक को। दिस इज द मैक्सिमम साइज, ओके, दिस इज मैक्सिमम साइज एंड दिस इज 0। तो हमारे पास एक इंडेक्स होना चाहिए, उसे मैं कहता हूँ टॉप, ठीक है। ये इंडेक्स है चूंकि, तो इसलिए मैं इसको रख रहा हूँ एंड टॉप, ठीक है। इसके अलावा स्टैक का एक मैक्सिमम साइज होगा कि कहाँ तक एलिमेंट्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। तो आई कैन से के एंड मैक्स साइज, ठीक है। और क्या होना चाहिए, इन दो एलिमेंट्स के अलावा टॉप भी है, मैक्सिमम साइज भी है, सर अरे डिक्लेयर करनी है, अरे भी डिक्लेयर करनी है। क्यों, जाहिर सी बात है, हमने तो एलिमेंट स्टोर करने हैं ना, ठीक है। तो अगर आपने टेम्पलेट यूज करना है तो आप स्टैटिक क्या करें, लिस्ट करें, अगर नहीं है तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, इसको इंटीजर रख रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंटर को। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आते हैं कुछ फंक्शंस की तरफ, और वो फंक्शंस क्या हैं। फर्स्ट, ये तो जाहिर सी बात है, जब आप स्टैक क्रिएट करेंगे तो इसका कंस्ट्रक्टर भी कॉल होना चाहिए ना, स्टैक,
और स्टैक के अंदर हम जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्टर है तो साइज मेंशन करेंगे कि मैक्सिमम साइज इसका क्या होना चाहिए। सो इंट मैक्स साइज, और मैक्स साइज के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, वही एरे क्रिएट करेंगे। ये लिस्ट को यूज करते हुए हम एक लिस्ट बनाएंगे या एरे बनाएंगे, ठीक है। ओके, सो मैक्सिमम साइज, तो मैक्सिमम साइज को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं कि दिस मैक्स साइज इज इक्वल टू व्हाट आएगा आपके पास, मैक्स साइज। ओके, अब हम क्या करेंगे जी, लिस्ट इज इक्वल टू व्हाट, न्यू व्हाट, क्या करूं मैं, अगर इंटीजर है तो एंड और मैक्स साइज, एग्जैक्टली। और टॉप को क्या करूं, टॉप दिस विल डू व्हाट, this will always point to the top of the array, or you can say of the stack। ये हमेशा स्टैक के टॉप को पॉइंट करता रहेगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। मीन्स के फर्स्ट टॉप पे जो एलिमेंट है, टॉप पे जो सेल है, उसको उसकी वैल्यू जो है, उसका जो इंडेक्स है वो टॉप में स्टोर होगा। तो इनिशियली जब आप स्टैक बनाएंगे तो टॉप की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो, क्योंकि ये दिस इज इंडेक्स। ओके, दिस इज इंटीजर वेरिएबल और इसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे, वैल्यू नॉट एन एड्रेस। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, बाकी फंक्शंस हम देखते हैं। लेकिन जब आप किसी मेन प्रोग्राम में मेन के अंदर आते हैं और इसी स्टैक का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टैक, और मैं इधर इसको कहता हूं कि माई स्टैक, और इसका साइज मैं रखना चाह रहा हूँ 100, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, मीन्स के एक स्टैक बनाएगा, और स्टैक के अंदर स्टैक का जो साइज होगा वो क्या होगा, वो 100 होगा, ठीक है। मैं इधर इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि ये जो आपका माई स्टैक बन गया है ना, माई स्टैक और यूर स्टैक, जो स्टैक बन गया आपने, इसके अंदर जो मैक्स साइज है उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू 100 है। समझ में आ रही बात। टॉप की वैल्यू क्या है, टॉप की वैल्यू है 0। और लिस्ट क्या है, लिस्ट एक पॉइंटर है और पॉइंट कर रहा है टू दिस लिस्ट। समझ में आ गई बात। और यहाँ जो मैक्सिमम साइज है वो क्या है, वो 100 है। ये क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? यस सर। ओके, सो स्टूडेंट्स, जिस तरह हम देख चुके हैं कि ये जो ऑपरेशंस हमने परफॉर्म की हैं, अच्छा, ये मैं सोच रहा था कि इसको कॉपी कर दूं, लेकिन नहीं हो रहा। एनी हाउ, अब ये देखें, ये हमारे पास ये स्टैक है जो बन गया है, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है इसके लिए, ठीक है। और ये हमें नजर आ रहा है कि टॉप की वैल्यू भी 0 है एंड सो ऑन। अब हमने कहा था कि इस स्टैक में आप जो भी एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो वो कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, जस्ट ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। तो आप ऐड कर सकते हैं एलिमेंट और रिमूव कर सकते हैं। तो स्टैक की टर्म में हम इस ऐड को कहते हैं कि पुश, इसको जस्ट हमने नाम दिया है पुश। पुश का मतलब है कि पुश एन एलिमेंट, आप कोई एलिमेंट पास करते हैं, लेट्स सपोज 10, तो पुश का मतलब है कि यू आर गोइंग टू ऐड दिस एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। अनदर ऑपरेशन इज पॉप। पॉप ऑपरेशन, दिस विल रिटर्न द टॉप एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक। उसको क्या करेगा, रिट्रीव करेगा, वो आपको देगा, ये रिटर्न कर देगा
और फिर क्या करेगा, उसी को डिलीट भी करेगा। डिलीट देखते हैं कि डिलीट ही कैसे करता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं इस पुश फंक्शन को इम्प्लीमेंट करूं, इधर इम्प्लीमेंट करना चाहता हूं, तो void पुश के अंदर एलिमेंट पास करूंगा जिस एलिमेंट को मैंने पुश करना है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं पुश में मैं क्या करूं, इसी स्टैक में मैं पुश करना चाह रहा हूं, एलिमेंट को इंसर्ट करना चाह रहा हूं, तो कैसे करूंगा। मैं जब इस तरह करूंगा, देखें, लिस्ट व्हाट, टॉप टॉप इक्वल टू व्हाट, एलिमेंट एलिमेंट, और टॉप, अब इधर एलिमेंट मैंने प्लेस करूंगा, एलिमेंट फॉर तो एग्जांपल सर मैं टॉप प्लस प्लस। एग्जैक्टली पुश मैं 10 करता हूं, तो उसके बाद मैं करूंगा टॉप प्लस प्लस। तो होगा क्या कि जब इधर आएगी हमारे पास वैल्यू 10, ठीक है, तो टॉप की वैल्यू हो जाएगी 0 की जगह 1 हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर दोबारा पुश करेंगे, पुश 10 पुश 20, तो होगा क्या, 20 इधर आएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 एंड सो ऑन। अब देखें हमने 20 पुश किया, टॉप की वैल्यू क्या है, अब टॉप की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 आ गई, ये नजर आ रहा है ना, ये 2, ठीक है। तो ये 0 है, ये 1 है एंड दिस इज 2। नेक्स्ट वैल्यू जब हम पुश करेंगे तो वो वैल्यू आएगी इधर इस लोकेशन पे, ठीक है, इस लोकेशन पे। अब हमने पॉप यूज करना है। पॉप क्या करता है कि दिस रिटर्न व्हाट, दिस रिटर्न्स वैल्यू एट द टॉप ऑफ द स्टैक। तो इसके अंदर मैं क्या करूं, मुझे बताएं, ये वैल्यू मुझे रिटर्न करके देगा जो स्टैक की टॉप की जो वैल्यू पड़ी है, और वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है 20, लेकिन टॉप की वैल्यू क्या है 2। तो सिंपली मैं ये काम नहीं कर सकता कि रिटर्न क्या कर दूं, रिटर्न लिस्ट और टॉप कर दूं, ये नहीं कर सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, टॉप माइनस टॉप में इंक्रीमेंट भी करना है। माइनस माइनस टॉप, ठीक है। तो माइनस माइनस टॉप से मुराद ये है कि पहले ये माइनस को डिक्रीमेंट कर, टॉप को डिक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। टॉप की वैल्यू 1 हो जाएगी और लिस्ट की वो वैल्यू रिटर्न करके देगा ये आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कुछ ऑपरेशंस हैं, ये देखें रिस्ट्रिक्टेड ऑपरेशंस हैं जो कि हम स्टैक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एक है पुश, एक है पॉप, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड ऑपरेशन से मुराद ये है कि ये पुश और पॉप जो हैं आपके एंड यूजर को विजिबल होंगे। अब बाकी तो आप चूंकि प्रोग्रामर्स हैं, आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपके पास ये कंस्ट्रक्टर भी है, ठीक है। इसके अंदर डिस्ट्रक्टर भी मेंशन कर सकते हैं, इसके अलावा और यूटिलिटी फंक्शंस भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यूटिलिटी फंक्शन से मुराद ये है कि अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि स्टैक फुल है कि नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि void bool इज फुल। तो इस फुल से क्या मुराद है, हम क्या चेक करेंगे कि स्टैक आपका स्टैक फुल है कि नहीं। तो हम चेक करेंगे कि इफ टॉप इज इक्वल टू व्हाट, 0 मैक्सिमम साइज मैक्स साइज, एग्जैक्टली। सो रिटर्न व्हाट, रिटर्न ट्रू, या इधर हम कर सकते हैं कि रिटर्न दिस थिंग, ठीक है। इसकी लेकिन जरूरत नहीं। सर उधर टॉप पे कुछ पड़ा तो नहीं होगा, क्योंकि देखें 0 और 1 पे स्टोर है और टॉप का साइज 2 है। हाँ, वो तो अभी इस केस में तो हमें फॉल्स रिटर्न करके देगा ना, लेकिन अगर आप पुश करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी टॉप की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू व्हाट, मैक्स साइज, ठीक है। आपकी टॉप की वैल्यू इधर देखें ना,
टॉप की वैल्यू क्या है 2 है, तो टॉप की वैल्यू 100 भी हो सकती है। एक टाइम इस तरह आएगा कि आप जस्ट पुश 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 करते जाएं 100 टाइम्स, तो आपकी पुश की जो टॉप की वैल्यू है वो मैक्सिमम साइज की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और सिमिलरली बूल इज एम्प्टी, इज एम्प्टी में हम क्या कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि रिटर्न इफ टॉप टॉप इक्वल टू 0, तो अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ये क्या करेगा, इफ टॉप इक्वल टू इक्वल टू 0, तो ये ट्रू रिटर्न करके देगा। अगर एम्प्टी नहीं है तो होगा क्या, दिस विल रिटर्न फॉल्स। तो ये क्या है, ये इनको हम बाउंड्री कंडीशंस भी कह सकते हैं। दीज आर दी बाउंड्री कंडीशंस, ये लिस्ट की बाउंड्रीज को डिटरमिन करता है ना, कि हम कहीं आउट ऑफ बाउंड तो नहीं जा रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, देखें ये तो हम पुश एंड पॉप हमने ये देखा इधर के पुश कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, तो ये बाउंड्री कंडीशन आप इधर लगा सकते हैं। इफ पुश कर रहे हैं ना, इफ नॉट इज फुल, तो फिर क्या करें, ये काम करें। समझ आ रही बात, अगर आपका स्टैक फुल नहीं है तो एलिमेंट आप क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। अदरवाइज just see out a message that stack is full. समझ में आ रही बात की। सिमिलरली ये पॉप के अंदर हम क्या करें, पॉप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इफ नॉट इज एम्प्टी। ठीक है, अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करें, पॉप कर दें। अदरवाइज फिर अगर एम्प्टी है, टॉप की वैल्यू 0 हो, ठीक है, और आप माइनस माइनस करते हैं तो ये नेगेटिव में चली जाएगी वैल्यू। तो इस चीज से बचने के लिए हम ये कंडीशन लगा सकते हैं, इफ इज एम्प्टी। ठीक है, तो क्या करें, अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करें, रिटर्न कर दे लिस्ट की वो वैल्यू जो टॉप पे पड़ी है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन यूजर को विजिबल होंगे पुश एंड पॉप के फंक्शंस। तो बूल इज फुल एंड इज एम्प्टी, आप इनको प्राइवेट भी रख सकते हैं। इफ यू वांट टू कीप देम प्राइवेट यू कैन। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक और चीज है, सॉरी, सो डीएस मलिक की जो बुक है ना, तो उसमें 3 ऑपरेशंस बताए हैं। फर्स्ट वन इज पुश, सेकंड वन इज टॉप, टॉप हमारा वो इंडेक्स भी है याद रखें, एंड द थर्ड वन इज पॉप। तो बेसिकली ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया ना, तो मैंने टॉप और पॉप दोनों को कंबाइन करके एक ही फंक्शन पॉप में, ये टॉप को हमने मर्ज किया था टॉप ऑपरेशन पॉप में। वो कैसे, अकॉर्डिंग टू डीएस मलिक, ये टॉप ऑपरेशन जो है ना, टॉप फंक्शन, ये रिट्रीव करके देगा वो वैल्यू जो टॉप पे पड़ी है। दिस विल रिट्रीव द वैल्यू ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। इसका मतलब ये है कि दिस विल जस्ट रिटर्न लिस्ट जो टॉप पे वैल्यू पड़ी है। ठीक है, और ये पॉप जो है ये क्या करेगा, सॉरी, ये पॉप, ये साथ में हमने ये देखी ना, इसके अंदर क्या किया है, इस पॉप के अंदर हमने डिक्रीमेंट भी किया है, माइनस टॉप।
तो वो कहते हैं कि पॉप के अंदर आप टॉप को डिक्रीमेंट ना करें। पॉप के अंदर ये टॉप के अंदर उसी टॉप इंडेक्स को डिक्रीमेंट ना करें आप, ठीक है, जहां पे ये वो कर रहे हैं। लेकिन आप इस चीज़ को इग्नोर भी कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पॉप का मकसद ही यही है कि आप क्या करें, पॉप का मकसद यही है कि आप टॉप पे जो वैल्यू पड़ी है उसको रिटर्न करेगा ये हमें, और आप इसको फिर हम स्टोर कर सकते हैं किसी दूसरी वेरिएबल में, पॉप करेंगे। तो बेसिकली ये है ना कि आपके पास अगर ये स्टैक है, यहाँ पे 10 एलिमेंट, यहाँ पे 20 वैल्यू पड़ी है, यहाँ पे 30, ठीक है, और आपका टॉप ये है। तो जब आप पॉप करेंगे तो x एक बार ये करते हैं, एक बार ये करते हैं, y इज इक्वल टू लेट सपोज अगेन पॉप करते हैं, एंड z इज इक्वल टू अगेन पॉप करते हैं। तो बेसिकली पॉप ऑपरेशन करेगा क्या कि ये जो वैल्यू 30 है ये रिटर्न करके देगा, तो x में आपके पास वैल्यू 30 आएगी। नेक्स्ट टाइम जब कॉल करेंगे तो टॉप इसका जो इंडेक्स है, फिर ये टॉप ये होगा ना 20, तो y में आपके पास 20 वैल्यू आएगी, नेक्स्ट टाइम आपके पास z में 20 वैल्यू आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप टॉप को यूज करते हैं, जस्ट अकॉर्डिंग टू DS मलिक, उन्होंने जो ये फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया है कि अगर आप जस्ट टॉप ऑपरेशन को यूज करते हैं, पॉप की जगह टॉप यूज करते हैं, टॉप टॉप टॉप, तो इन तीनों में आपके पास वैल्यू आएगी 30। समझ में आ रही है बात, ठीक है। इन तीनों में 30 वैल्यू आएगी, मीन्स के टॉप हमेशा ये जो इंडेक्स है इधर पॉइंट कर रहा होगा, जस्ट आपके पास ये रिट्रीव करके देगा वो वैल्यू जो टॉप पे पड़ी है, बाकी जो है नीचे नहीं जाएगा, ये टॉप की वैल्यू डिक्रीमेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो टॉप और पॉप में ये डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू DS मलिक, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों जो है पॉप के अंदर हमने कंबाइन किया है दोनों ऑपरेशंस को। आप अलग से अगर टॉप फंक्शन को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर ये जस्ट देखना चाह रहे हैं कि टॉप पे कौन सी वैल्यू या क्या वैल्यू पड़ी है, तो उसके लिए आप ये फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यस सर। ओके सर। ओके, तो जी स्टैक क्लियर है। अच्छा, ये याद रखें कि हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट किया है जस्ट यूजिंग दी एरेज, डायनामिक एरेज, ठीक है। हमने आज के लेक्चर में देखा कि हाउ टू इम्प्लीमेंट स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग व्हाट, यूजिंग डायनामिक एरे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ टू इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग व्हाट, लिंक्ड लिस्ट। ओके स्टूडेंट्स।